नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई नई विज्ञप्ति के बारे में। तो ये आपकी सम्मिलित राज्य ऑब्लिक प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसके जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, तो ये आपकी 3 मार्च 2023। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि तो ये आपकी 3 अप्रैल 2023। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तो ये यहाँ पर 6 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा है काफ़ी टाइम से इसका वेट यहाँ पर किया जा रहा था। साथ ही जो इसके नोटिफिकेशन में यहाँ पर महत्वपूर्ण में डाला गया है कि अगर किसी भी प्रकार का जो कोई जानकारी ये छुपाई जाती है तो इसमें जो संपूर्ण जिम्मेदारी होगी ये अभ्यर्थी की होगी और उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है। साथ ही उसके विरुद्ध जो अन्य उचित कार्रवाई हैं वो भी की जाएंगी। इसके साथ ही साथ एक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है ये है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में उपलब्ध कराई गई एकल अवसरीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि आपकी जो मुख्य परीक्षा जो इसकी होगी तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो OTR नंबर होगा वो अवश्य चाहिए होगा। और अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो उसके अभाव में आप जो मुख्य परीक्षा है उसमें आप आवेदन पत्र एवं जो परीक्षा शुल्क जमा न करने की दशा में आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो जो आपको OTR नंबर है ये आपके पास अवश्य होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि उक्त प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग द्वारा जारी सभी विज्ञापनों के लिए अनिवार्य होगी। आते यहाँ पर नीचे तो जो आप ऑनलाइन जो आप आवेदन यहाँ पर करोगे तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in तो इस पर जाकर आपको ऑनलाइन जो आवेदन पद्धति है ये यहाँ पर प्रेषित यहाँ पर लागू है और यहाँ पर आप क्या करेंगे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसमें 3 भाग हैं। एक आपका आएगा यूजर इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन इज व्यू एडवर्टीजमेंट एंड थर्ड वन इज अप्लाई। तो आप जो ऑनलाइन आवेदन है तो आप अप्लाई पर जाकर क्लिक करें तो उसके बाद आपकी जो आगे प्रक्रिया होगी वो आपको यहाँ पर फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, आप ये देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। आप जब यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा के समय ये लिया जाएगा, परंतु वर्तमान में जो पहले इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी जो है आयोग द्वारा नहीं मांगी गई है। साथ ही जो आपके अन्य जो अभिलेख हैं ये भी आयोग द्वारा नहीं लिए गए हैं। तो ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों द्वारा क्या किया जाता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आयोग को उस संबंध में आयोग द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया। देखिए बात करेंगे हम यहाँ पर अब जो आवेदन शुल्क की। तो जो आवेदन शुल्क है ये जो अनारक्षित है, जनरल कैटेगरी है, साथ में जो EWS है और OBC है तो इसके लिए यहाँ पर शुल्क है 125 रुपीज़। आपका जो यहाँ पर SC और ST से संबंधित है तो उनके लिए यहाँ पर जो शुल्क रखा गया है यह 65 और दिव्यांगजन 25, भूतपूर्व सैनिक 65 रुपीज़ और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, महिला हैं, कुशल ऑब्लिक उत्कृष्ट खिलाड़ी तो इनकी जो मूल श्रेणी होगी इट मीन्स इनकी जो वर्टिकल जो यहाँ पर जिस कॉलम से रिलेट होंगे उसके अनुसार उनका यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। तो ये इसमें जो
इसका आवेदन शुल्क था, इस बारे में जानकारी थी। आगे हम बात करेंगे, अगर अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार आवेदन किया जाता है, अगर उसने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, बट बाई चांस उसे लगा कि कुछ गलत हो गया, उसने एक और फॉर्म फिल कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो अंतिम बार आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपने अंतिम फॉर्म फिल जो यहाँ पर किया है वह मान्य होगा, वह यहाँ पर मान्य होगा। तो ये आयोग द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया है। साथ ही अगर आप फॉर्म जो आप फिल करते हो उस समय आपको लगता है कोई त्रुटि आपसे हो गई है, उस स्थिति में आप नया जो आप आवेदन है ये आप इसमें फिल कर सकते हो। आयोग द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क है ये किसी भी दशा में समायोजित वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि आप जब सेकंड बार आप अप्लाई करोगे तो आपको फिर से आपका जो शुल्क है वो भरना पड़ेगा, बट आपका क्या होगा, आप एक से अधिक बार अगर आपको लगता है कोई किसी प्रकार की आपसे त्रुटि हो गई है तो आप फिर से इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है ये है, ऑनलाइन आवेदन के जांचोपरांत यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक से अधिक बार अप्लाई किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो आपके द्वारा लास्ट में अप्लाई किया गया है तो वही मान्य होगा, वही यहाँ पर वैध होगा। देखिए जो रिक्तियों की संख्या है तो इसमें कुल 173 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं, परंतु हो क्या इसमें है क्या कि अगर किसी भी प्रकार की जो संख्या वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। देखिए बात अगला यहाँ पर जो टॉपिक है ये जो पॉइंट नंबर 7 है आरक्षण की। तो आरक्षण यहाँ पर जो नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता रहेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जो शैक्षिक अर्हता के बारे में। तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है ये उप निबंधक का जो पद है इस हेतु विधि स्नातक, अगला जो यहाँ पर पद है सहायक श्रमायुक्त, तो इसमें अर्थशास्त्र ऑब्लिक समाजशास्त्र ऑब्लिक वाणिज्य ऑब्लिक विधि ऑब्लिक श्रम संबंध, इसमें जो है यहाँ पर परास्नातक की उपाधि अर्हता में रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो अन्य पद हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर कुछ पद हैं इनमें जो शारीरिक मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं, उदाहरण के लिए जो पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है तो इस हेतु जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके लिए हाइट, यहाँ पर चेस्ट जो इसका भी जो मापदंड यहाँ पर रखा गया है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के जो पद हैं इसके लिए यहाँ पर मापदंड रखे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता है इस हेतु भी यहाँ पर मापदंड रखे गए हैं। देखिए साथ में यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो आप अगर अप्लाई करने से पहले स्वतः ही जो इसमें क्या स्वयं ही यहाँ पर जांच कर लें कि जो आप शारीरिक योग्यता है इसमें आप परिपूर्ण हैं। अगला जो यहाँ पर बात है ये आयु सीमा की। तो जो सामान्य अभ्यर्थी इनके लिए जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है ये 1 जुलाई 2023 को जो आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी, तो यहाँ पर 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए। साथ ही जो अधिकतम आयु है ये 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर रखा गया है, अर्थात जो आपका जन्म है ये 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर अन्य जो छूट प्रदान की जाती हैं ये यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है।
साथ ही देखिए अगर कोई मुख्य परीक्षा में जो आवेदन यहाँ पर दावा जो किया जाता है आवेदन करने से पूर्व, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, जो स्वप्रमाणित अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, ये दिए जाने अनिवार्य हैं। और अगर आपके द्वारा अंतिम तिथि तक या प्रेषित नहीं किए जाते हैं, उस स्थिति में आपका जो अभ्यर्थन है ये निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे यहाँ पर देखिए एक जो बिंदु यहाँ पर हेडलाइन किया गया ये है कि परीक्षा के समय अभ्यर्थी OMR आंसर शीट एवं उपस्थिति पत्रक पर मांगी गई सूचना एवं सभी प्रविष्टियाँ सही सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने एवं त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में OMR आंसर शीट का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अर्थात जब आपके पास आप जब पेपर दोगे तो उस समय आपके पास जो OMR शीट आएगी तो आप उसमें क्या करोगे, आपके जो भी आपसे पूछा जाता है, मांगा जाता है जानकारी, वो आपको सही सही भरनी होगी। साथ ही जो OMR उत्तर पत्रक है इसमें आपको किसी भी प्रकार का वाइटनर, ब्लेड या फिर रबड़ इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें देखिए आपके द्वारा अगर कोई प्रमाण पत्र जो है ये फर्जी प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें होगा क्या, एक तो आपको प्रतिवारित किया जाएगा, साथ ही जो आपके विरुद्ध है IPC की जो संगत धाराएं हैं उसकी में कार्रवाई की जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो इसका परिशिष्ट 4 है यहाँ पर परीक्षा की योजना के बारे में। तो जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 है, तो इसमें जो बात करेंगे परीक्षा के क्रमवार जो स्थिति है, तो इसमें 3 प्रकार की जो परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। पहली जो होगी प्रारंभिक परीक्षा, ये होगी आपकी वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की। जो दूसरी आएगी ये होगी मुख्य परीक्षा, तो ये क्या होगी, जो परंपरागत जो प्रकार की यहाँ पर ये रखी गई है लिखित परीक्षा। और तीसरी आएगी आपकी मौखिक परीक्षा, ये व्यक्तित्व परीक्षा। तो हम बात करेंगे यहाँ देखिए जिसमें पहली जो है प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें आपका जो पेपर होगा ये 2 इसमें पेपर आएंगे। पहला जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का, और दूसरा जो आपका होगा ये होगा आपका जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपका जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए ये 33%, और जो आपकी मेरिट बनेगी अगर आप जो क्वालिफाई पेपर से क्वालिफाई कर देते हैं, उसके पश्चात जो आपका दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, तो उसके अनुसार आपकी जो योग्यता क्रम है, आपकी जो मेरिट है ये बनाई जाएगी और उस बेस पे आपका चयन होगा। अर्थात जो मुख्य चयन है ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, इसके अनुसार होगा जो आपका जनरल स्टडीज़ है। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर देते हैं तो मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें क्या होगा, देखिए सामान्य हिंदी होगा, परंपरागत निबंध होगा, सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो इस प्रकार से यहाँ पर परंपरागत तरीके से ये परीक्षा होगी। और जो सामान्य अध्ययन हुआ निबंध का जो पेपर होगा ये होगा 150 और 150 अंक का। उसको छोड़ के बाकी जो सारे के सारे पेपर हैं ये होंगे, जो प्रत्येक पेपर होगा ये होगा 200 अंक का। इसके बाद जो इसमें भी क्वालिफाई कर देता है तो उसका होगा जो तीसरी परीक्षा होगी व्यक्तित्व परीक्षा, या फिर आपका जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो इसमें अभ्यर्थी की जो सामान्य जागरूकता है, बुद्धि है, चरित्र है, अभिव्यक्ति है, तो इसकी क्षमता यहाँ पर देखी जाएगी। तो ये पेपर जो आपका होगा ये 3 इसके भाग होंगे। बाकी आप इसका सिलेबस देख सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा का है। और इसको छोड़ के यहाँ पर देखिए जो ये आपका प्रश्न पत्र 2 है क्वालिफाई वाला, सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर यहाँ पर आएगा, तो इसमें आपका क्या है, सारा रीजनिंग वाला सेम आपका जो UPSC का पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इसमें आपका जो क्वालिफाई वाला पेपर है आपका जनरल इंग्लिश आएगी क्लास 10th लेवल की, सामान्य हिंदी आपकी इसमें आएगी। तो ये आपका
तो ये था आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी थी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में होता है, किसी प्रकार की शंका होती है और आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिख सकते हैं। हमारे द्वारा आपका जो यथासंभव सहयोग है ये किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।